नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के.एल. स्वामी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपने पेड कोर्स लिया है तो इसका बेनिफिट आपको 110% मिलने वाला है। दोस्तों, यकीन कीजिए, इस कंपटीशन के महादौर में आप अच्छी साइंस पढ़ के आप एग्जाम में लीड मारने वाले हैं। आप अन्य स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं, ये हमारा आपसे दावा है। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद आपको अन्य किसी बुक को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहा कि आदमी को बुक नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन इस बार मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, जितने भी एग्जाम जिनमें जनरल साइंस आ रही है, आपको अन्य किसी बुक की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल आप एनसीईआरटी की तरह ही हमारे कंटेंट से आप रिट लगा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो पूरे इत्मीनान और धैर्य के साथ दोस्तों, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं और लंबे समय तक आप मेमोराइज कर पाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री का जो पार्ट हम लेके चल रहे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, आपस में अंतर परिवर्तन कैसे होता है, इन चीजों को हम यहां से देख रहे थे। तो हमारा पॉइंट लास्ट क्लास में चल रहा था दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन की हम बात कर रहे थे। गलन क्या होता है, हिमकरण क्या होता है, क्वथन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि लास्ट लेक्चर था क्वथन के ऊपर था, बॉइलिंग के ऊपर था, तो आज हम देख रहे हैं बॉइलिंग के ऊपर इंप्योरिटीज। जैसे पानी में हम नमक मिला दे, अशुद्धि मिला दे, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा क्वथनांक पे, इन चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का पॉइंट है क्वथनांक पर अशुद्धि या नमक मिलाने का प्रभाव। देखते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, इस चीज को हम यहां से देखते हैं। सुनिएगा भाई दोस्तों, नॉर्मली हम बात करें जल के क्वथनांक की बात करें, नॉर्मली जैसे मान लो ये क्या है भाई, प्योर वाटर है, हम यहां से बात करें, ये क्या है भाई, शुद्ध जल है, शुद्ध जल है। और शुद्ध जल के लिए दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम यहां से बात कर रहे हैं कि नमक मिला देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। दोस्तों, ये क्या है भाई, पानी है, और पानी में क्या मिला दिया गया भाई, नमक मिला दिया गया। जाहिर सी बात है, ये लीजिए भी, नमक, हमने नमक मिला दिया है इसमें, ये लो भाई, नमक मिला दिया। अब हम देख रहे हैं इसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने पे अब ये जल उबलेगा, उबाल बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो दोस्तों होगा क्या, पहले जब हम जल को गर्म करते थे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता था, लेकिन अब दोस्तों सतह पर कौन आ गए हैं भी, सतह पर नमक के क्या आ गए, कण आ गए हैं। तो जब ये जल उबलकर भाप बनने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये जो नमक के कण है इसको रोकेंगे, भाप बनने से रोकेंगे। और जाहिर सी बात है भी, नीचे तो आग लगी पड़ी है भी, है कि नहीं, नीचे आग लगी पड़ी है, ऊपर से रोक रहे हैं, इसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा। हम क्या बात करेंगे, जब नमक मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे नमक मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब 100 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम बात करें भी, जैसे 102 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो हम बात करेंगे क्वथनांक पर अशुद्धि या नमक मिलाने पर क्या प्रभाव होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो दोस्तों सुनना, यहां से और क्या बात कर सकता हूं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप सभी को पता है क्वथन किसको कहा था हमने, मतलब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां से हम सुनेंगे दोस्तों, पहले क्या हो रहा था, पानी की स्टीम जल्दी बनती है, पानी की भाप जल्दी बनती है, तो पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता था, कितने पे भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस केस में बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब
और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। अरे ऐसा ही था क्या? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दोस्तों नमक की वेपर क्या बनती, कम, नमक की वाष्प क्या बनती है, कम। तो जब नमक की वाष्प कब बनेगी, तो दोस्तों जल्दी से ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे कि वाष्प दाब को बराबर आने में टाइम लगेगा, अर्थात क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नमक की वाष्प क्या बनती है, कम बनती है, अतः वाष्प दाब भी क्या बनेगा भाई, कम बनेगा। इज इट क्लियर और नो? पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प दाब इतना बन जाता था वायुमंडलीय दाब के बराबर, लेकिन दोस्तों अब नमक मिलाने के बाद क्या हो रहा है, वाष्प दाब कम बन रहा है। या दूसरे शब्दों में आप डायरेक्टली समझना चाहो तो आप ये समझ लेना कि सतह पर नमक के कण आगे जो पानी को भाप बन के उड़ने नहीं दे रहे, इस वजह से क्वथनांक क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो सुनना भाई, तो नमक मिलाने पर हम बात करें, नमक मिलाने पर क्या हो रहा है, क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो तो उस समय ध्यान रखना कि दाल सब्जियां जल्दी से पक जाती हैं। ठीक से सुनना भी, दाल सब्जियां जल्दी से पक जाती हैं। इसका किस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं, देखना भाई यहां से। जैसे मान लो पहले एक तो है हमारे पास प्लेन, ये है वाटर है, ये इसमें अपन ने ले लिया पतीले में, ये कितने पे उबल जाता था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब अपन ने क्या किया, नमक डाल के गर्म किया, तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना हो गया, जैसे मान लो भाई 105 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 105 डिग्री। अब सुनना भाई, हमने दाल या सब्जी डाली, उसको मान लो उबलने के लिए तापमान क्या चाहिए, ज्यादा। तो पहले तो 100 डिग्री पे पानी भाप बन के उड़ जाता था, अब 100 डिग्री पे नहीं उड़ेगा, 100 से बाद में उड़ेगा। तो हम बात करेंगे उपयुक्त तापमान मिल जाएगा, जो भी है दाल सब्जी किसी की भी हम बात करें यहां से, इसको तापमान क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा, और जल्दी से दोस्तों क्या होगा, पक जाएगी। ऐसे ही आपको पता है एग वगैरह बॉईल करते हैं तब भी क्या डाल देते हैं भाई, नमक डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, 100 डिग्री से क्या होगा, कुछ भी ज्यादा होगा, 5 डिग्री 10 डिग्री, तो जल्दी से क्या होंगी, चीजें पक जाएंगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पानी में नमक डालने पर दाल सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं, तो यहां से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट या उबाल बिंदु का मान बढ़ जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? चलो भाई, अब दोस्तों यहां से एक पॉइंट और है कि क्वथनांक पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। सुनना, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, सुनना भी, यहां से हम बात करेंगे, अगर दाब का मान बढ़ा दिया जाए, यदि दाब का मान बढ़ा दिया जाए, ये देखो ऊपर का अर्थ है दाब का मान ज्यादा, दाब का मान बढ़ा दिया जाए तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। डायरेक्टली याद रखना, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा। और जब क्वथनांक ज्यादा तो दाल सब्जियां क्या पकेंगी, जल्दी से, दाल सब्जियां जल्दी पकती हैं। सुनना भी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं दाब का मान बढ़ाने पर क्वथनांक का मान बढ़ रहा है। इसको मैं अन्य एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूं तो ठीक से सुन लेना। ये क्या भी प्रेशर कुकर है, और इस प्रेशर कुकर को दोस्तों जब हम इसमें कोई भी सामान डालते हैं, कोई भी चीज डाल के इसको गर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें दाल सब्जियां जल्दी क्यों पकती है। ठीक से सुनना, तो होगा क्या, इस प्रेशर कुकर की हम बात करना चाहें यहां से, इस प्रेशर की वजह से जो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाना चाहिए था, अब जल्दी से भाप बन के नहीं उड़ेगा, इस दाब की वजह से।
दोस्तों इस दाब ने रोक रखा है इसको, दाब ने कहीं ना कहीं वाष्प बन के, भाप बन के उड़ने नहीं दिया। तो कुल मिला के हम बात करेंगे इस दाब की वजह से पानी का क्या बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ गया, और क्वथनांक बढ़ गया तो दाल सब्जियां क्या हो जाती, जल्दी से पक जाती हैं। तो याद रखना, प्रेशर कुकर, प्रेशर का अर्थ ही क्या होता है, दाब, कुकर मतलब दाब की वजह से दोस्तों मतलब कुकिंग करने वाला। तो दोस्तों हम बात करेंगे दाब का मान बढ़ाने पर, प्रेशर का मान बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ जाता है और दाल सब्जियां जल्दी से पक जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाएगा। क्लियर है भी? चलो भाई और देखते हैं दाब का मान घटाने पर क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा भाई दाब का मान अगर घटा दिया जाए तो। भी देखो इसमें मैं सिंपली आपको बात बताऊं, जैसे मान लो पहले 100 डिग्री पे जो पानी उबल रहा था, कुछ भी भाई भले ही हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने का अर्थ क्या है, जैसे 100 की जगह कितना हो गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 110 हो गया तो जल्दी से पक जाएगी भाई। देखो फिक्स डेटा नहीं है लेकिन क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं दाब का मान घटाने पर। दाब का मान घटाने पर क्वथनांक, दोस्तों क्या होगा, अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात क्वथनांक में क्या आती, कमी आती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, दाब का मान घटा दें तो क्वथनांक में क्या आ जाती, कमी। इसको हम अलग तरीके से देखते हैं भाई, सुनना। अगर हम बात करें यहां से पहाड़ों पर या ऊंचाई पर हम बात करें, पहाड़ों या ऊंचाई पर हम बात करें, ऊंचाई पर क्या होता है भाई, वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाती, कमी। वायुमंडलीय दाब में क्या आ गई भी, कमी। और वायुमंडलीय दाब में कमी आ गई, दोस्तों दाब क्या हो गया, कम, तो क्वथनांक भी क्या हो गया, कम। अर्थात पहाड़ों पर या ऊंचाई पर हम कह सकते हैं यहां पे क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम। और क्वथनांक कम, जैसे मान लो जो जल 100 डिग्री पे उबलता था वो उदाहरण के तौर पे 90 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। तो हम बोलेंगे पहाड़ों पर या हम बात करें ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, अर्थात क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर मतलब पहले से कम पे ही जल उबलने लग जाएगा, कोई भी द्रव उबलने लग जाएगा, क्वथनांक में क्या आ जाएगी भी, कमी आ जाएगी। क्लियर है? चलो सुनना यहां से, और क्या क्या होता है कि क्वथनांक में कमी कैसे आ रही, इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां से भी पहले कितना प्रेशर था, ये प्रेशर कितना लग रहा था, चलो यहां से मैं अलग तरीके से, अरे पहले एक वायुमंडलीय दाब लग रहा था, क्या लग रहा था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। तो दोस्तों जब भी क्या हो रहा था, ये जो जल है, ये जल दोस्तों किस में कन्वर्ट हो रहा था, भाप में, गैस में। द्रव किस में बदल रहा था, गैस में। द्रव का गैस में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है, वाष्पन। और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वथन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले प्रेशर वायुमंडलीय दाब था और दोस्तों एक निश्चित तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल के क्या हो रहा था, गैस में बदल रहा था। अब आपने इसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया, अरे जाहिर सी बात है इसके अंदर भी क्या है भी, अरे यहां से हम बात करें द्रव है तो कण तो है। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं भाई, याद करो मैंने कहा था ठोसों में कण बहुत पास पास, अत्यधिक आकर्षण, द्रवों में थोड़ा कम आकर्षण और गैसों में बहुत कम आकर्षण होता है। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों हम यहां से बात करें द्रवों के कणों के बीच क्या है, आकर्षण। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद दोस्तों मैंने कहा था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ये इस आकर्षण को कम करती है और ये उड़ के क्या बन जाती, भाप बन जाती। ऐसा ही हमने बोला। अब दोस्तों ऊपर से प्रेशर हट गया, ऊपर से प्रेशर कम हो गया। अरे मान लो ये बच्चे हैं,
किसी घर के बच्चे हैं और इनके ऊपर से घर वालों का दाब कम हो गया, तो घर वालों का दाब कम हो गया तो ये जल्दी से फरार हो जाएंगे घर से। ऐसा ही है क्या? अरे जल्दी से दोस्तों घर से फरार हो जाएंगे। इसका अर्थ हम बात करें कि वायुमंडलीय दाब में कमी आते ही जल्दी से क्या बन जाएगी? भाप। हम क्या बात करेंगे? वायुमंडलीय दाब में कमी आते ही जल्दी से भाप या क्या बनेगी भी? गैस का निर्माण। क्या बोलेंगे? अर्थात क्या कम हो गया? अर्थात बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। अरे क्वथनांक क्या हो गया? अभी कम हो गया। ये बात हम यहां से बात कर सकते हैं, जल्दी से उड़ जाएगा। इज इट क्लियर और नो? एकदम बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, ठीक से सुनना। ग्रुप डी का क्वेश्चन करवा रहा हूं। यदि जल का क्वथनांक 10 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आपको बताना है भी क्या करना पड़ेगा। पहला, नमक मिलाकर दाब का मान बढ़ाकर दाब का मान घटाकर ऑल करेक्ट। सुनना भी यहां से आप सभी लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना। दोस्त हम यहां से बात करें, यदि जल का क्वथनांक 10 डिग्री सेल्सियस, सामान्यतः कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या चाह रहे हैं? किसमें? क्वथनांक में क्या है? कमी। तो क्वथनांक में कमी कब आएगी? जब दाब का मान बहुत कम कर दिया जाए। तो हम बात करेंगे कि दाब का मान घटाकर हम क्या कर सकते हैं? यहां से को मतलब कहीं ना कहीं क्वथनांक का मान घटा सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था। अगर तुम दाब का मान घटाओगे तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा भाई? घट जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और जो आरआरबी जेईई में पूछा गया दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दिल्ली और शिमला में कहां पे जल का क्वथनांक, ठीक से सुनना, आपसे पूछा जाए जल का क्वथनांक भाई दिल्ली में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और बजाय किसके? शिमला के। अरे है कि नहीं भी? शिमला क्या है भी? पहाड़ी इलाका है। हम यहां से बात करें, शिमला बोल दें, मैसूरी बोल दें, जैसे ये बात हम कर सकते हैं। होगा क्या भाई? यहां पे क्या होता है? दाब कम होता है। यहां पे दाब क्या रहेगा? कम। यहां पे दाब क्या है? ज्यादा। इज इट क्लियर और नो? तो जहां पे दाब कम वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। तो दोस्तों यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? जो भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी हम बात कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आपको पूछ लिया जाएगा, मान लो कि भी शिमला में या मसूरी में जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री से हम बात करें, थोड़ा सा कम हम बात कर सकते हैं। वो क्या पूछना चाह रहा है कि वायुमंडलीय दाब जो क्या होता है? कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे हम बात कर लेंगे भाई जो भी है 95 डिग्री सेल्सियस है, 92 डिग्री सेल्सियस है, 100 से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, चलो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, अब यहां से हम बात करते हैं। सुनना, पहाड़ों या ऊंचाई पर और क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेंगी यहां से, और क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखो भाई, पहाड़ों या ऊंचाई पर आप सबको पता है दाब में क्या आती? कमी। दाब में क्या आती? कमी। प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता है।
और जब प्रेशर कम हो जाता है तो इस केस में क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम बात कर लेते हैं, सुनना। देखो भाई, पहाड़ों पर या ऊंचाई पर दाब में कमी आने से एक तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्वथनांक में कमी आती है, तो दाल, सब्जियां, चावल, कई बार पूछा गया चावल देरी से पकते हैं, सब्जी, दाल, सब्जी, चावल देरी से पकते हैं। देरी से पकते हैं या अच्छे से नहीं पकते, ठीक है। पहाड़ों पर क्वथनांक में क्या आ जाती, कमी आ जाती। ये पॉइंट तो हमने पहले ही बात कर ली। और क्या क्या बात करेंगे, पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों क्या होता है, नोज ब्लीडिंग आने लगती है, नक्सीर आने लगती, खून की उल्टियां आने लगती हैं। खून की उल्टियां या नोज ब्लीडिंग, नक्सीर। और हम यहां से बात करना चाहें, ठीक से सुनना भी, पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं दोस्तों, पहाड़ों पर जो लोग रहेंगे उनमें आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है भी। हम यहां पे बात करेंगे आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में वृद्धि। दोस्तों संख्या की भी बात की जा रही है, साइज की बात नहीं की जा रही। आरबीसी की संख्या में वृद्धि, इसके लिए एक वर्ड है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की संख्या बढ़ गई, आकार नहीं बढ़ा, संख्या, नंबर बढ़ गई। और इसी वजह से दोस्तों जो पहाड़ों पर, आई मीन टू से जो कश्मीरी लोग होते हैं उनमें दोस्तों, कश्मीरी की हम बात करें, कश्मीरी लोग, और कश्मीरी लोगों में हम क्या बात करेंगे भी, आरबीसी की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा। और आरबीसी की संख्या ज्यादा तो हम क्या बात करेंगे, उनके गाल क्या रहेंगे भी, लाल रहेंगे। इज इट क्लियर और नो। इसी वजह से कश्मीरियों के गाल लाल होते हैं। आपको पता है दोस्तों, जब धारा 370 की बात आई थी तो कुछ लोगों ने, आप जैसे ही लोगों ने अलग अलग पोस्ट वगैरह डाल के कई चीजें लिखी थी, कश्मीर में शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वैसे गलत है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को बिल्कुल समानता का अधिकार है। तो किसी के बारे में टिप्पणी करना गलत है, नो डाउट। और जो सुंदरता की बात की जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनना। तो ये बात हमने की। और क्या होता है, पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों गुब्बारा फट जाता है। आप जो बलून जो उड़ते हैं ऊंचाई पर जाने पर फट जाते हैं, क्योंकि दाब क्या हो जाता है, कम। गुब्बारे का फटना, फाउंटेन पेन की इंक का बाहर निकलना, ये हम बात कर सकते हैं। पहाड़ों या ऊंचाई से रिलेटेड ये बिंदु पूछे जाते हैं, तो इसका भी क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। पहाड़ों पर ऊंचाई पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ रही, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हमने यहां से देखी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो श्वास लेने में भी क्या आने लगती है, तकलीफ आने लगती है। हम यहां से ये भी बोल सकते हैं, श्वास में क्या आने लगती है भी, तकलीफ आने लगती है। ये भी हम बोलेंगे, श्वास में तकलीफ, क्योंकि दाब क्या हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत ऊंचाई पर जाने में श्वास लेने में तकलीफ आने लगती है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। आप जब देहरादून या मसूरी घूमने गए हो, पहाड़ी इलाका, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं सिर चकराने लगता है, ठीक है। वो बात अलग है, कुछ लोगों को नॉर्मल ट्रेवलिंग करने में भी सिर चकराता है ना, वो अलग है, मोशन सिकनेस अलग है, उसकी भी हम बात कर लेंगे कभी। पूरा बायोलॉजी में हम उसकी बात करेंगे, आपको टैबलेट वगैरह बताई जाएगी क्या उसका क्योर किया जा सकता है। तो ये बिंदु मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। डन है क्या, तो ये बातें हमने यहां से देखी। तो दोस्तों हमने देखा सिंपली, अभी अभी हमने क्या देखा, 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। देखो क्वथनांक, हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या देखा, ठीक से सुनना। अशुद्धि या नमक पर क्या होगा, अशुद्धि या नमक पर, नमक मिलाने पर क्या होगा,
दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा और दाब घटाने पर क्या होगा, यही चीजें हमने देखी है यहां से। और तो बाकी दोस्तों एक्सप्लेनेशन था, सुनना यहां से। अशुद्ध या नमक मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और दाल सब्जी जल्दी पकती है। क्या होता है? दाल सब्जी जल्दी पकती है। फिर हमने क्या देखा? दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यही सेम दोस्तों दाल सब्जी जल्दी पकती है। दाब घटाने पर पहाड़ों पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है और दोस्तों देरी से पकती है। ऐसा ही है भी। तो ये बात हमने यहां से की है। ये कुल मिला के आपको पॉइंट यहां से याद रखने हैं। क्लियर है क्या? प्रेशर कुकर में क्या हुआ, नमक में क्या हुआ, नमक मिलाने पर क्या हुआ, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब हम दोस्तों वाष्पन की एक अन्य अवस्था है जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। बहुत शानदार चैप्टर वाष्पीकरण, वेपोरेशन या इवोपोरेशन बोलते हैं जिसको, उसकी हम बात करते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण या हम बोल सकते हैं इवोपोरेशन क्या है भाई? ठीक से सुनना। हाँ भाई, वाष्पीकरण किसको बोला जाता है? जैसे पानी रखा है और पानी का सतह से अपने आप उड़ जाना। अरे फर्श पे आपने पोछा लगाया हो, आपने नहीं लगाया हो सकता है आपने पोछा लगाते हुए देखा हो। इज इट क्लियर और नो? और दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपको पोछा लगाना भी पड़ गया हो। तो दोस्तों हमने क्या बात की? जो सतह पे जो पानी बिखरा हुआ है उसका उड़ जाना क्या है? वाष्पीकरण है। तो हम बोलेंगे किसी भी द्रव का सतह से उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब क्या इसके लिए कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उबालना पड़ा? क्या नहीं उबालना पड़ा। हम बात करेंगे इसके लिए कोई निश्चित तापमान की जरूरत नहीं होती। तो क्या हुआ? बिना किसी निश्चित ताप के, बिना किसी निश्चित ताप के द्रव का सतह से उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। चलो भाई देखते हैं क्या मतलब है। तो ये क्वथन बॉइलिंग से कैसे अलग है? बॉइलिंग में क्या होता है और वाष्पीकरण में क्या होता है? देखो भाई, एक चीज तो आपको याद रखनी हो, बॉइलिंग हो या वाष्पीकरण हो, दोनों में ही द्रव किस में बदलता है? गैस में बदलता है। ठीक से सुनना, द्रव किस में बदलता है? द्रव से गैस बनती है। लेकिन इसको हम दो तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। द्रव से गैस बनी, इस बात को हम यहां से दो प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे भी द्रव से गैस बनी, एक तो क्या है? वाष्पीकरण है और एक क्या है? क्वथन है। ये तो क्या है? बॉइलिंग है और ये क्या है? इवोपोरेशन है। इन दोनों में फर्क क्या है? होगा दोनों में द्रव गैस में बदल रही है, लेकिन यहां पे हम अंतर की हम बात करेंगे। द्रव गैस में बदल रही है तो कैसे? इसके लिए एक नियत ताप पर होता है। अरे याद करो, जल के लिए नियत ताप कितना? जैसे जल की हम बात करें, जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? लेकिन दोस्तों वाष्पीकरण सतह से उड़ना, अरे आपने रुमाल को सुखाया, कपड़े सूखते हैं, बाल सूखते हैं, बाल जो सूख जाते हैं अपने आप, उसके लिए बॉईल तो नहीं करना पड़ता। हम बात करेंगे बिना किसी निश्चित ताप कोई निश्चित ताप नहीं। फिर हम यहां से बात करेंगे, यहां हमने बोला सतह से उड़ता है, तो ये सतह की घटना है, सतह की घटना है। और ये क्या है भी? सतह की घटना नहीं है, ये मतलब पूरा एक साथ बल्क, मतलब हम बोल सकते हैं बल्क, पूरा एक साथ दोस्तों बल्क प्रोसेस है ये। अब हम बोलेंगे भाई देखो, सतह से पानी उड़ रहा है, तालाब सूख रहे हैं तो धीरे धीरे उड़ता है। लेकिन भाप की हम बात करें, लगातार हम गर्म किए जा रहे हैं पानी को, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला तो पूरा पानी दोस्तों किस में बदलने लग जाएगा? भाप में। तो हम बोलेंगे ये जो घटना है स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रम है,
स्लो या धीमा प्रक्रम है, और ये क्या है अभी, फास्ट प्रोसेस है। क्या है अभी, फास्ट, तेज प्रक्रम है। इज इट क्लियर और नो? याद रखना, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। यहां पे वाष्पन की दो घटनाएं हमने बात की, निश्चित तापमान पर हो तो क्वथन और बिना निश्चित तापमान पे हो तो वाष्पीकरण। डिटेल से हमने बातें की हैं, तो वाष्पीकरण से रिलेटेड और हम बात यहां से कर लेते हैं। सुनना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बार बार यार गला सूख जाता है। चलो अब हम देखते हैं वाष्पीकरण के उदाहरण। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं वन बाय वन जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ रही है एक्सप्लेन की, वहां वहां हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। वाष्पीकरण में हम बात करें, बालों का सूखना ये भी वाष्पीकरण है, पसीने का उड़ना ये भी क्या है, वाष्पीकरण है। कपड़ों का सूखना क्या है, वाष्पीकरण है। तो वन बाय वन दो चार उदाहरण तो मैं यहां पे बता देता हूं। कपड़ों का सूखना, बालों का सूखना एक ही बात है, बालों का सूखना। दोस्तों समुद्र, तालाब आदि का सूखना, आदि का सूखना। क्वेश्चन पूछा गया है भी, नमक का निर्माण, नमक का निर्माण कौन सी विधि से होता है, वाष्पीकरण से। तो नमक का निर्माण हो रहा है, ये भी क्या है भी, वाष्पीकरण है। तो ऐसे हम यहां से बात कर सकते हैं। दोस्तों चाय दूध का ठंडा होना, ये क्या है, ये सब घटनाएं वाष्पीकरण की हैं। तो ये बात हम करेंगे, कपड़े सूख रहे हैं, बाल सूख जाते हैं, तालाब का पानी सूखता रहता है। यहाँ से नमक, आपको पता है खारे पानी की जो झीलें हैं उनका पानी सुखाकर वाष्पीकरण से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। ये बात हम यहाँ से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो पूछा जाएगा, पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन नमक वगैरह से रिलेटेड। अब हम देखेंगे वाष्पीकरण की जो घटना है, इसके फलस्वरूप, पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बाद हम देखेंगे वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप। क्वेश्चन सुनना, वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप चलो फलस्वरूप बताना है भी आपको क्या होता है। तापमान में वृद्धि होती है या तापमान में कमी आती है, ताप नियत रहता है, कोई नहीं। हाँ भी, इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों सुनना, वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप मैं आपको बता दूं, तापमान में क्या आती भी, कमी आती है। ये बात आपको याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप ठंडक पैदा होती है। तो यहां से एक नोट आप जरूर याद रखना, वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप तापमान में कमी आती है, अर्थात ठंडक उत्पन्न होती है। बहुत प्यारा नोट है, 10-15 आप इसमें क्या लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं भाई इस ऑप्शन के ऊपर। तो वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप, की घटना के फलस्वरूप तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, अर्थात ठंडक उत्पन्न होती है। अब इस बात को हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, सुनना भी। पसीने का उड़ना क्या है, वाष्पीकरण है। और याद करो, जब पसीना उड़ता है तो क्या पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है। इज इट क्लियर और नो? तो इन चीजों को मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस बात को। जैसे भी पसीने का उड़ना, पसीने के उड़ने पर
ठंडक का एहसास। क्या हो रहा है, ठीक से सुनना भी, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ कि भी मान लो ये क्या है भी, हाथ है, ये है हाथ, और इसके ऊपर क्या है भाई, पसीना है। ये लो भाई, पसीना बना देते हैं इसके ऊपर, ये लो पसीना है, ठीक है। अब जब ये पसीना उड़ेगा तो पसीना क्या करता है, वाष्प बनने से पहले थोड़ी सी उष्मा लेगा। ये वाष्प बनने से पहले थोड़ी सी उष्मा कहां से ले लेगा, अपनी स्किन से ले लेगा, और दोस्तों यहां से उष्मा लेके उड़ जाएगा। तो जब उष्मा लेके उड़ेगा तो दोस्तों शरीर के तापमान में क्या आ जाएगी, कमी। तो हम बात करेंगे पसीना उड़ते समय या वाष्प बनते समय थोड़ी सी उष्मा शरीर से ग्रहण कर लेता है, इस वजह से शरीर के तापमान में क्या आ जाती, कमी आ जाती। इज इट क्लियर और नो? तो ये बात हम कर सकते हैं, पसीने के उड़ने पर ठंडक का क्या होता है, एहसास होता है। तभी हम बात करेंगे कि शरीर से थोड़ी सी उष्मा लेकर पसीना वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है, तो शरीर के तापमान में क्या आ जाती, कमी आ जाती है। हम बोल सकते हैं शरीर से थोड़ी सी उष्मा लेकर पसीना वाष्प बन जाता है या उड़ जाता है, उड़ जाता है, अतः शरीर के ताप में कमी। दोस्तों ये बात हम यहां से देखेंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे मान लो भी कोई डॉग है, अन्य एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अरे भाई कुत्ता क्या करता है, कुत्ता जीभ लटका कर वाष्पीकरण द्वारा शरीर के ताप में कमी लाता है। क्या हो रहा है अभी, यहां से हम बात करें भी, देखो कुत्ता तो ठीक से बनेगा नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहां से भी ये थोड़ा सा, चलो करते हैं कोशिश, जैसा भी बन रहा है। चलो भाई, ये कुत्ता मैं इतना ही बना रहा हूं, आगे अपने से कुत्ता बनेगा नहीं भाई। हाँ, और ये दोस्तों कुत्ते की क्या है भाई, जीभ है। तो कुत्ते की जीभ पे हो क्या रहा है, यहां से हम बात करें, ये क्या है भाई, लार है, और ये आराम से उड़ रही है। तो दोस्तों ये उड़ेगी तो शरीर के तापमान में क्या आ रही है, कमी आती है। तो कुत्ता जीभ लटकाकर अपने शरीर के तापमान में क्या लाता है, कमी लाता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो पसीने का उड़ना ये भी ठंडक दे रहा है, कुत्ते की जीभ का लटकाना ये भी क्या दे रहा है भाई, ठंडक दे रहा है। ऐसे ही हम बात करें, सुनते जाना वन बाय वन, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है। यहां से अन्य एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहां से भी नया जो होता है, नया जो मटका होता है, नया मटका बारीक छिद्रों द्वारा वाष्पीकरण की घटना को दिखाता है भी। छिद्रों द्वारा वाष्पीकरण अधिक करता है, वाष्पीकरण करता है, अतः अंदर का पानी क्या हो जाता है भी, ठंडा हो जाता है। अरे जाहिर सी बात है, अंदर के पानी से क्या लेगा भी, हीट लेके जो है, ये लो भी, ये मटका है पानी का, और इसमें क्या भरा हुआ है दोस्तों, ये लो भी, ये पानी भरा हुआ है। तो अंदर का पानी दोस्तों, ये पानी जब उड़ेगा तो अंदर के पानी से उड़ते समय थोड़ी सी उष्मा लेगा, तो उष्मा लेगा तो अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों कूलर के चलते समय, दोस्तों जो कूलर का है, डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट जो कूलर है, चलते समय ये भी क्या है भाई, वाष्पीकरण है। इज इट क्लियर और नो? ये भी वाष्पीकरण है। और क्या होता है, छतों पर और ग्राउंड पे, जमीन पर पानी का छिड़काव किया जाता है, ये भी क्या है भाई, ठंडक का ही कारण है कि नहीं भी? ये भी वाष्पीकरण है, जिससे क्या पैदा हो रही भी, ठंडक। छतों पर या ग्राउंड पर
पानी का छिड़काव कर वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न, ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया भाई यहां से, समुद्र का सतह है, समुद्र की सतह से पानी भाप बन बन के उड़ रहा है वाष्पीकरण द्वारा। तो दोस्तों ऊपरी जो सतह है, समुद्र के सबसे ऊपरी सतह क्या होती, कंपैरेटिवली क्या होती, ठंडी होती है। ये याद रखना, वाष्पीकरण की घटना के कारण समुद्र की ऊपरी सतह क्या रहती है भी, ठंडी। वाष्पीकरण की घटना के कारण समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान कम रहता है, और हम यहां से बात करते हैं भी दोस्तों, एसीटोन जो होता है उसको हथेली पर लेते हैं। एसीटोन लेने के बाद जब वो जल्दी से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो उससे क्या होती है, ठंडक लगती है। तो हथेली पर एसीटोन रखने पर क्या पैदा होती है, ठंडक। ऐसे ही आपने देखा होगा डॉक्टर क्या लगाता है दोस्तों, यहां पे जब भी दोस्तों कुछ भी जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाता है तो उस समय एक ईथर लगाता है, छोटा सा कॉटन लेने के बाद ईथर लगाता है, तो उससे भी क्या पैदा होती है, ठंडक होती है। तो सुनना, यहां से हथेली पर एसीटोन रखने पर, ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। एसीटोन रखने पर ठंडक उत्पन्न होना, ये सभी क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूछे गए हैं भी, ठीक है भी। हाँ, तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? ऐसा क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां से हम जैसे बात करना चाहें, अभी अभी हमने बात की डॉक्टर द्वारा ईथर लगाने पर ठंडक उत्पन्न होना, ये भी क्या है भाई, एक प्रकार से वाष्पीकरण का ही क्या है, उदाहरण है। तो यहां से हम बात कर सकते हैं, सुनना भी, क्या होता है ईथर, क्या है ये ईथर जो है, इसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। दोस्तों हम कैसे बात कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, लोकल एनेस्थीसिया। क्या है भाई, लोकल एनेस्थीसिया का अर्थ मतलब पर्टिकुलर जिस जगह लगाया जा रहा है वहां पे क्या कर रहा है, निश्चेतक बोल सकते हैं ना। लोकल एनेस्थीसिया मतलब इसको बोलेंगे निश्चेतक मतलब पर्टिकुलर जगह पे क्या कर रहा है, बेहोश कर रहा है, पर्टिकुलर स्थान पर बेहोशी। अब आपको पता है डॉक्टर जब क्या करता है, वो लगाता है ईथर और फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाता है, तो उस जगह पे जहां पे दोस्तों सुई चुबोई जाएगी उस जगह पे क्या हो जाती है, सुन आ जाती है, और सुन आ जाती है तो आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन याद करो वहां पे ठंडक भी पैदा होती है क्या, बिल्कुल हाँ। तो ये क्या है, वाष्पीकरण की बात है, ये थोड़ा सा याद रखना, वहां पे पर्टिकुलर जगह पे क्या लगाई जाती है, वो ईथर लगाई जाती है। ऐसे ही हम यहां से बात करें जले हुए पर बर्फ लगाने पर ठंडक, ये भी क्या है दोस्तों, यहां से हम बात कर सकते हैं। कुल मिला के सभी किसके उदाहरण थे, वाष्पीकरण के। और वाष्पीकरण के क्या उदाहरण थे, कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की घटना के पश्चात क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, तापमान में कमी आती है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स थे। इज इट क्लियर और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या? तो ये बातें हमसे पूछी जाएंगी। देखो पूछा जाता है कुत्ता जीभ लटकाकर क्यों रखता है, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, डेजर्ट कूलर से ठंडक कैसे, ग्राउंड और छतों पर जो पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखने। सभी के सभी क्वेश्चन से भी बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और दोस्त तय मान के चलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल लगातार रिवाइज करते हुए चलना। एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझो, लंबे समय तक याद रहेगी, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्त? हाँ, अब हम देखते हैं जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की निर्भरता की हम बात करते हैं। वाष्पीकरण
की घटना की निर्भरता, मतलब किस किस चीज पर निर्भर करती है, निर्भरता की हम बात कर रहे हैं। चलो भाई, पहले हम बात कर रहे हैं जैसे ताप पर। किस पे भी? ताप पर। क्या होता है भी, ताप का क्या असर होता है वाष्पीकरण पे, ये हम देखते हैं। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए अपन सबसे पहले एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मोटे मोटे रूप पे याद रख लेते हैं। मान लो भाई रुमाल है, ठीक है, उस रुमाल से पानी का उड़ना क्या है? वाष्पीकरण है भाई। उसके लिए रुमाल को बॉईल तो करना नहीं पड़ रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो रुमाल अगर सूख रहा है, इसका अर्थ क्या घटना हुई है? वाष्पीकरण हुई है। तो यहां से हम याद रख रहे हैं कि जैसे तापमान का क्या असर हो रहा है। आपको पता है गर्मी के दिनों में कपड़े क्या जल्दी से सूख जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि तापमान का जो असर होगा वो क्या असर रहेगा। ठीक से सुनना भी, तापमान जो है, ताप समानुपाती किसके? वाष्पीकरण के। मतलब तापमान बढ़ाया तो दोस्तों क्या बढ़ गई? वाष्पीकरण बढ़ गया। इज इट क्लियर? हो, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। कपड़ों का जल्दी से सूखना, कपड़ों का जल्दी सूखना, और हम बात कर सकते हैं तालाब वगैरह का जल्दी सूखना, तालाब का जल्दी सूखना। देखो भाई, वायुमंडल का तापमान जब ज्यादा होता है तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये हम यहां से याद रखेंगे। क्लियर है भी? चलो और देखते हैं यहां से। वायु के वेग पर, भाई वायु की वेग पर क्या है? आप सभी को पता है कि जैसे हम बात करें, अभी हमारे पास एक रुमाल है और उसको हमें जल्दी सुखाना है तो हम पंखा चला देते हैं क्या? या तेज हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। या हम बात करें पोछा लगाने के बाद हम जल्दी से फर्श सूख जाए तो क्या कर देते हैं? फैन ऑन कर देते हैं क्या? तो वायु का वेग बढ़ने पर दोस्तों वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। वायु का वेग बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाती है? भी ज्यादा हो जाती है। ये आपको याद रखना है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्लियर है? हम और बात करते हैं। यहां से हम बात करते हैं आर्द्रता पर। आर्द्रता, देखो भी, आर्द्रता की हम बात करें, नमी, वायुमंडल में नमी। अब देखो बारिश के सीजन में वायुमंडल में क्या आ जाती है? जलवाष्प, पानी होता है, और वायुमंडल में पानी होता है तो जल्दी से कपड़े नहीं सूखते हैं, अर्थात आर्द्रता बढ़ती है तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर गिर जाती है। हम बोलेंगे कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती? कम हो जाती। आर्द्रता बढ़ी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती? भी कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? चलो और बताते हैं यहां से दोस्तों। और अगर हम बात करें वाष्पीकरण की घटना की निर्भरता की हम बात करें तो हम यहां से बात कर सकते हैं जैसे सतह के क्षेत्रफल पर। सतह के क्षेत्रफल पे दोस्तों याद करो कि कई बार क्या होता है, आप लोग कटोरी में खिचड़ी वगैरह या कोई भी गरम हलवा वगैरह लेते हो और अचानक से खाते हो तो मुंह जल जाता है क्या? फिर आप क्या करते हो? या तो दोस्तों बड़ी प्लेट में डालते हो कि नहीं डालते हो, या दोस्तों जैसे गर्म चाय को आपने प्लेट में या दोस्तों बड़ी बाउल में कटोरी में डाल दिया तो जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कोई चीज जो गर्म होती है उसको हम ठंडा करने के लिए बड़े पात्र में डाल लेते हैं। इसका अर्थ है सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अरे यही मान लो आपने कोई कपड़ा लिया और उसको इकट्ठा रख दिया। कपड़े को इकट्ठा रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, इसकी बजाय हमने कपड़े को फैला दिया तो दोस्तों जल्दी से सूख जाएगा। तो हम बात करेंगे कि सतह के क्षेत्रफल की हम बात करना चाहें तो सतह का क्षेत्रफल अधिक तो हम बोलेंगे वाष्पीकरण की दर भी क्या रहेगी? अधिक। यहां से हमने बात की चाय दूध को जल्दी ठंडा करने के लिए ग्लास के बजाय हम कटोरी या दोस्तों बड़ी प्लेट में डाल लेते हैं, थाली जिसको बोलते हैं,
हाँ, पहले दोस्तों क्या चला करते थे, दादी नानी के जमाने में कचौड़ा चला करता था, यू नो। हाँ, अगर हम यहाँ से बात करें और हमने कपड़े को इकट्ठा करने के बजाय फैला देते हैं, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो जल्दी से सूख जाता है। और जो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम बात कर सकते हैं द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर कि आखिर द्रव कैसा है। एक तो द्रव खुद ही वाष्पशील हो, अरे है कि नहीं, खुद की ही वाष्प बनती हो, इज इट क्लियर और नो, तो उसकी हम बात करेंगे। जैसे हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों, मान लो भाई क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या है भी, वाष्पशील है। कैसा है, वाष्पशील है। तो दोस्तों इसके वाष्पीकरण की दर ज्यादा है बजाय किसके भी, पानी की। तो हम बात करेंगे कि जो वाष्पीकरण की जो दर है, यहां से हम बात करें वाष्पीकरण की दर एल्कोहल की क्या है, ज्यादा है। एल्कोहल ज्यादा वाष्पशील पदार्थ है, तो ये जल्दी से उड़ जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों अगर हम बात करें भाई, कमरे में आपने एक ड्रिंक की बोतल रख दी, तो वाष्पीकरण से दोस्तों क्या बन रहा है, एल्कोहल उड़ रहा है, तो वाष्पीकरण है। और दोस्तों फिर उस जगह से दूसरे स्थान पर घटना, एक जगह से दूसरे स्थान पर फैल रहा है विसरण की प्रक्रिया से। देखो सतह से उड़ जाना क्या है, वाष्पीकरण। और एक जगह से दूसरी जगह पे स्मेल आ रही, सुगंध आ रही, वो क्या है, विसरण है। तो दोस्तों आपको पता है अल्कोहल का वाष्पीकरण तेज होता है, तभी तो कमरे में घुसते ही पता लग जाता है अरे किसने पी रखी है, यू नो। तो हम बात करें यहां से, अल्कोहल का वाष्पीकरण पानी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ऐसे ही वाष्पशील पदार्थों की हम बात करें, क्या है भी, डीजल पेट्रोल की हम बात कर सकते हैं, ईथर की हम बात कर सकते हैं। जल की तुलना में इनका दोस्तों क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इनमें हम बात करें तो अल्कोहल का क्या होगा भाई, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। डन है क्या, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पानी की तुलना में अल्कोहल का वाष्पीकरण क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। इज इट क्लियर और नो। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आराम से आप, ठीक है भी। तो ऐसे क्वेश्चन भी बार बार हमसे पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है भी। अब दोस्तों हम यहां से बात करेंगे, अन्य पॉइंट की हम बात करेंगे कि भी क्या क्या क्वेश्चन और हमसे यहां से पूछे जाते हैं। चलो भाई, तो ये थी कुछ घटनाएं हैं। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाष्पीकरण की घटना निर्भर करती है ताप पर, वायु के वेग पर, वो सतह के क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी पर। तो उपरोक्त सभी, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप तापमान में क्या आती, कमी आती है। अगर कोई रिटर्न पेपर हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों कमी आती है, ये आपको याद रखने में भी क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है दोस्त। हाँ चलिएगा भाई, यहां से एक पॉइंट होता है दोस्तों, संघनन। संघनन या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सुनना भी, क्या होता है संघनन। आपको पता है कि ये क्या है भी, गैस है। गैस जब किस में बदलती है, द्रव में। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और कब होगा भाई, शीतलन द्वारा। यहां से हम बात कर सकते हैं, ये क्या है भाई, शीतलन द्वारा क्या किया जा सकता है, संघनन किया जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। और भी क्या उदाहरण है गैस को द्रव में बदलने का, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे अभी कहीं ना कहीं पूछेंगे कि गैस को द्रव में और कैसे बदला जा सकता है। अभी के लिए तो दोस्तों ये हम देखते हैं यहां से, तो शीतलन द्वारा। अब मान लो भी हम यहां से उदाहरण लेके चलते हैं भाप का, जल वाष्प का। जल वाष्प को द्रव में कैसे बदला जा सकता है दोस्तों, याद रखना, जब हमने बात की थी जल वाष्प को अत्यधिक ठंडे माहौल से गुजारा जाए तो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। इसका एग्जाम्पल यहां से हम बात करें, मान लो भाई ये क्या रखी है, बोतल रखी है, अत्यधिक ठंडी है भाई, ये जो बोतल है अत्यधिक ठंडी है। और अत्यधिक ठंडी बोतल के संपर्क में मान लो क्या आ रही भी, वायु आ रही है।
ये वायु अत्यधिक ठंडी बोतल के संपर्क में आई, तो हम बात करें जो गैस है ये जब ठंडी होती है तो गैस दोस्तों किस में बदल गई, जल वाष्प में। तो हम बात करेंगे गैसों को ठंडा होने पर क्या बनना, द्रव का बनना। किसका उदाहरण है, संघनन का। तो हम बोल सकते हैं अत्यधिक ठंडी बोतल के चारों ओर द्रव का जमा हो जाना, ये क्या है, संघनन है। अरे आप बियर की बोतल लाए और आप लोग चखना लेने चले गए, टेबल पे बियर को रख दिया आपने। अब बियर के चारों ओर जो पानी की जो बूंदे हैं तो वो क्या है भाई, अरे जो लोग नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक समझ लो, हाँ। तो यहां से वैसे आजकल तो भाई सब लोग पीते हैं, इज इट क्लियर और नो। यहां तक कि अगर मान लो भी कोई गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कोल्ड ड्रिंक भी पीती हैं, ब्रेजर वगैरह पीती है कि नहीं। यहां से हम बात करें तो हमने क्या देखा, अत्यधिक ठंडी बोतल के चारों ओर जल की बूंदों का जमा हो जाना किसका उदाहरण है, संघनन का। बादल हैं, बादल जलवाष्प के क्या होते हैं भी, बादल होते हैं। बादल जब ठंडे हो जाते हैं तो बारिश की बूंदों के रूप में दोस्तों बारिश होती है, तो वो भी क्या है, संघनन है। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं यहां से संघनन के उदाहरण। संघनन के उदाहरण, बारिश का होना और हमने क्या बोला, अत्यधिक ठंडी पानी की बोतल के चारों ओर जल की बूंदों का जमा होना, जल की बूंदों का जमा होना। दोस्तों यहां से सुनिएगा, बारिश का होना इन द सेंस क्या है, जो बादल होते हैं, अरे बादलों में क्या है भी, जलवाष्प है। और जलवाष्प क्या हो जाती भी, ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में बरसने लगती है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण हुआ, संघनन का। तो ये आप लोगों को यहां से याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इसका। तो यहां से ये बात भी हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बात की थी, क्वेश्चन क्या बोला था हमने, देखो ठोस द्रव गैस, हमने ये बात की थी। और हमने यहां से बात की थी, देखो ये था ठोस द्रव और गैस। ठोसों को गर्म करने पर क्या होगा, ये बात हमने यहां से की थी। फिर हमने बात की थी, देखो ठोसों को गर्म करने पर द्रव, द्रवों को गर्म करने पर गैस। फिर हमने बात की थी गैसों को जितना अत्यधिक माहौल को ठंडा किया जाएगा, याद करो ये कण क्या थे, पास पास, ये थोड़े दूर दूर, ये बहुत दूर दूर। हमने कहा था इनके बीच आग लगाई जाए, माहौल को गर्म किया जाए, तो ये दोनों जुगल जोड़ी क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, बोला था हमने। फिर दोस्तों अगर माहौल को ठंडा किया जाए, दोस्तों गैसों को ठंडा किया जाए, अरे दो अगर प्रेमी है उनके बीच झगड़ा है, माहौल को ठंडा किया जाए। मान लो भी लड़के लड़की में अगर झगड़ा हो रखा है तो उसको बताया जाए लड़की को, अरे वो तो उसके बुआ जी की लड़की थी, तू गलत समझ रही है। तो लड़की क्या बोले, अरे यार मैं भी ना क्या समझ रही थी। तो ऐसा अगर होता है, माहौल को ठंडा किया जाता है तो कण वापस पास पास आते हैं। गैस किस में बदलती है, द्रव में। द्रव को और अत्यधिक ठंडा माहौल दिया जाता है। दोस्तों जितना ठंडा माहौल, देहरादून, मसूरी, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, जितने ठंडे माहौल में तो हनीमून का जोड़ा कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। तो हम बात करेंगे माहौल को ठंडा करने पर दोस्तों गैस से द्रव और द्रव से क्या बन जाता है, ठोस। तो ये नोट आपको याद रखना है, माहौल को ठंडा करने पर, ठीक है, ऐसे के ऐसे याद रख लो आप। तो माहौल को ठंडा करने पर गैस द्रव में तथा द्रव ठोस में बदलता है। और क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस में, क्वेश्चन क्या था राजस्थान पुलिस का, कि बारिश की बूंद को अत्यधिक ठंडे माहौल से, अत्यधिक ठंडी परत से गुजारा जाए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था। हम बात करें भी
बारिश की बूंद। और इसको गुजारा किससे? अत्यधिक ठंडे माहौल से गुजारा। अत्यधिक ठंडा माहौल, और अत्यधिक ठंडे माहौल से गुजारा तो बूंद किस में बदल जाएगी भी? ओला बन जाएगा। क्या बन जाएगा भी? ओला। अरे ओला उबर टैक्सी नहीं, ओला जो बर्फ का जो देखा है ना आपने, जो ओला बन जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। ये फिनोमिना दोस्तों पहले हमने संघनन की बात की और इससे रिलेटेड पॉइंट की भी हमने बात कर ली है, तो आप सभी को याद रखना है। क्लियर है क्या? बात एकदम समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहां से हम बात करते हैं अन्य एग्जाम्पल की। एक पॉइंट है दोस्तों, उद्रुपातन। उद्रुपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक से इस बात को समझने की कोशिश करना। ठोस है, द्रव है, गैस है। सामान्यतः क्या फिनोमिना होता है इसकी मैं बात करता हूं। सामान्यतः होता है कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव, द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस। ये ठोस हैं, कण पास पास हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं, और ये अत्यधिक दूर दूर हैं। सुनना, कोई लड़का और लड़की हैं, अगर उनको भड़काया जाता है तो वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, और ज्यादा भड़काया जाता है, माहौल को और गर्म किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इसका और किसी से अफेयर है, तो वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ऐसा ही है, ठोसों को गर्म करने पर द्रव, द्रवों को गर्म करने पर गैस। लेकिन दोस्तों ऐसा हो, लड़का लड़की में थोड़ी सी क्या बात हो जाए तो वो बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दे, तू तेरे घर और मैं मेरे घर। इसका अर्थ वो रिश्ता मजबूत नहीं था, है कि नहीं भी? हाँ सुनना, अगर ठोसों को गर्म करने पर ठोस सीधे ही गैस में बदल जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं? उद्रुपातन। तो ठीक से सुनना, जब किसी ठोस को गर्म किया जाए और वो बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाए तो इस घटना को क्या बोला जाता? उद्रुपातन। क्या बोला भी? ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदल जाना उद्रुपातन कहलाता है। तो ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदलना। ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदलना। ठीक है क्या? अब सुनना भाई, यहां से हम बात कर रहे हैं, ये कोई पदार्थ है, पदार्थ है, इसको हमने क्या किया? गरम किया। तो गरम करने पर इसको हमने क्या किया? गरम किया। किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो गर्म करने पर ठोस का गैस में बदल जाना, तो ये घटना का नाम तो क्या है? घटना क्या है? घटना उद्रुपातन, सब्लिमेशन। क्या बोला इसको? सब्लिमेशन। लेकिन जो पदार्थ गर्म करने पर गैस में बदल गया उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? उद्रुपातज। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाएं उनको उद्रुपातज या सब्लिमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेट। गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदल गए। और हमसे पूछा जाता है उद्रुपातन की घटना दिखाने वाले पदार्थों के उदाहरण, या हम बोल सकते हैं उद्रुपातजों के उदाहरण। ये हमसे पूछे जाते हैं। कपूर, नेप्थलीन वगैरह, मैं सारे अभी बता देता हूं आपको, सभी के सभी। तो सुनना भी, उद्रुपातन की घटना दिखाने वाले पदार्थ, उद्रुपातन की घटना दर्शाने वाले पदार्थ, या हम ये बोल सकते हैं उद्रुपातज के उदाहरण। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपूर,
नेप्थलीन, नौसादर, नौसादर बोल दें इसको, इसको बोल दें अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड। ये हम आयोडीन ठोस, दोस्तों I2 जो सॉलिड होता है, आयोडीन ठोस होता है, उसकी हम बात कर सकते हैं। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ हम बात करें, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एंथ्रासीन, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं भी? कुल मिला के हम कह सकते हैं ऊध्रुपातजों के उदाहरण है। कपूर हो गया, नेप्थलीन, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड बोल दें, आयोडीन ठोस, शुष्क बर्फ और एंथ्रासीन, ये सभी ऊध्रुपातज या ऊध्रुपातन की घटना दिखाने वाले क्या हैं? पदार्थ हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। यहां से हम ये बात कर सकते हैं। अब सुनना भाई, यहां से ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसको हमने पहले भी बात की थी दोस्तों। दाब से भी तो ऐसा किया जा सकता है अवस्था में परिवर्तन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अगर हमने क्या बात की भी, CO2 क्या है भी? गैस है, और CO2 गैस पर अत्यधिक दाब हमने लगाया। क्या बात हम करें? अत्यधिक दाब, अत्यधिक दाब हमने लगाया तो किस में बदल जाती है? ठोस CO2 में। किस में भी? ठोस CO2 में। और ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं भी? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। और इस शुष्क बर्फ की हम बात करें, जैसे ही दोस्तों ये शुष्क बर्फ बिना द्रव में बदले वापस किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि इस CO2 को अत्यधिक दाब द्वारा किस में बदला जाता है? शुष्क बर्फ में। और शुष्क बर्फ है ये दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में वापस किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, द्रव में नहीं बदलती भी। इसका जो उपयोग किया जाता है आइसक्रीम फैक्ट्रियों में किया जाता है। एक तो इसके उपयोग की हम बात करें, उपयोग आइसक्रीम फैक्ट्रियों में जो डीप फ्रीजर होते हैं ना भी, डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर में, आइसक्रीम फैक्ट्रियों में। इसके अलावा दोस्तों जो रियलिटी शोज होते हैं, जहां पे आपने देखा होगा जो रियलिटी शो होता है उसमें जो स्टेज के ऊपर धुआं के बादल बनाए जाते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं रियलिटी शोज में, रियलिटी शोज में स्टेज पर कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं इससे, है ना, ऐसे दिखाया जाता है। वो भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के ही होते हैं। तो याद रखना, शुष्क बर्फ या ठोस CO2 ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई, ये बात। अब सुनना, हमने क्या बात की? ऊध्रुपातन की घटना किसे बोला? ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदल जाना। इस कॉन्सेप्ट का यूज और किया जाता है। ऊध्रुपातन, या हम यहां से बात करें ऊध्रुपातज पदार्थों का पृथक्करण ऊध्रुपातन विधि से किया जाता है। मतलब क्या है इस बात का? मान लो भी क्या है, ये नमक और नौसादर मिला हुआ है। अब हमें इनको अलग करना है। ये क्या है भी? NaCl है, और ये क्या है भी? NH4Cl है, ये मिक्स है। तो इसको अलग करने के लिए हम किस मेथड का उपयोग करेंगे? ऊध्रुपातन का। अर्थात हम जैसे ही गर्म करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? नौसादर उड़ जाएगा भी। अरे नौसादर उड़ जाएगा तो शेष कौन बच जाएगा? दोस्तों नमक शेष बच जाएगा, नमक शेष रह जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। अरे क्लियर है क्या?
आपको पता है गर्म करने पर नौसादर क्या होगा, उड़ जाएगा, डायरेक्ट ठोस किस में बदल जाएगा, गैस में। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होते हैं उनको अलग कैसे किया जाता है, उनका पृथक्करण किस विधि से किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों, कि इस घटना को ठोस का सीधे ही गैस में बदल जाना। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की घटना दिखाते हैं, ये भी आपको यहां से याद रखना है। इज इट क्लियर और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या? चलो अभी अब दोस्तों ऊर्ध्वपातन का एक उल्टा प्रोसेस हो रहा है यार, उसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। ये हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रोसेस है ये, ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रक्रम। अर्थात गैस से बिना द्रव में बदले सीधे ही किस में बदल जाना, ठोस में। गैस या अवस्था से सीधे ही ठोस में बदल जाना, बदल जाना। जैसे इस बात को मैं समझाता हूं। ये भी कुकर है और इसमें हमने क्या ले रखा है, ये कपूर है। क्या है भी? कपूर। इसको हम गर्म किया हमने, तो एक कपूर उड़ गया। कपूर उड़ गया गर्म करते ही किस में बदल गया, गैस में। लेकिन हमने क्या किया, इसको क्या किया भी, ठंडा किया। ठंडा करने पर क्या होगा, ये जो कपूर है, यहां से हम बात करें, ये कपूर यहां सतह पर जम जाएगा। क्या हो गया भाई, जम गया। ठंडा करने पर ये जम गया, अर्थात देखो ठोस सीधा किस में बदला, सबसे पहले गैस में। अरे यहां से हम बात करेंगे, हुआ क्या है एक्चुअल में, देखो ठोस, फिर क्या होता, द्रव होता, और फिर क्या होता, गैस होता। लेकिन दोस्तों द्रव में तो बदला ही नहीं, द्रव में तो बदला ही नहीं। पहले ठोस किस में बदला, गैस में, और गैस से क्या बदल गया, ठोस। तो ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस बनना क्या है, निक्षेपण। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण। क्या बोल रहेंगे, निक्षेपण बोलेंगे इससे। अरे डन है क्या? तो हम यहां से बात करेंगे कि ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस में बदलना निक्षेपण या डिपोजिशन की हम बात यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या? अब यहां से मैं आपको दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाता हूं भाई। भाई पानी लेके आओ यार। सुनना भाई, पानी खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब बढ़ाकर, दाब घटाकर, गरम करके, शीतलन द्वारा। भाई मल्टीपल आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको जवाब देना कि एक से ज्यादा आंसर भी क्या हो सकते हैं, भी सही हो सकते हैं। आपको ऐसे ही जवाब ढूंढना है यहां पे। सुनना भी, देखो
दाब बढ़ाकर भी, बिल्कुल जी हाँ, दाब बढ़ाने पर भी कण क्या आते हैं, पास पास आते हैं। तो गैसों को याद करो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अरे एलपीजी क्या है भाई, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों क्या होता है, प्रेशर से हम बात करें यहां से, तो प्रेशर की वजह से दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो दाब बढ़ाने पर दोस्तों क्या होता है, गैस किस में बदल सकता है, द्रव में। ये ऑप्शन क्या है भी, सही है। और याद करो नहीं भी, दाब घटाकर नहीं, गर्म करके नहीं, गर्म करके तो द्रव को गैस में बदला जाता है। शीतलन द्वारा, ठंडा करके, बिल्कुल हाँ, ठंडा करने पर गैस किस में बदल जाती है, द्रव में। तो एक से ज्यादा आंसर सही है क्या। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा गया था, सीपीयू एसआई में पूछा गया था, लेकिन अलग अलग पूछा गया है। मैंने दोनों को शामिल कर दिया है। ये उद्योग प्रसार अधिकारी का एक बार पेपर लगा था, उसमें ये ऑप्शन इसी तरीके से थे। ठीक है भाई। तो दोस्तों यहां से हमने बात की ठोस, द्रव, गैस और इनकी अवस्थाओं के बारे में। अब हमने शुरू वाले लेक्चर में बात की थी कि दो उप अवस्थाएं और हैं जिनकी हम अलग से बात करेंगे। देखो टोटल पदार्थ की अवस्थाएं थी 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। इन तीनों की बात हमने यहां से कर ली है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं। और अगर वास्तव में आपको क्वालिटी पसंद आई हो तो दोस्त आप अपने साथी लोगों से बिल्कुल बताइएगा कि केएल स्वामी सर बेहतरीन साइंस पढ़ाते हैं। दोस्तों गुणवत्ता को पहचान दिलाना ये आपका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।